नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं। वो समय जब मराठा शासन धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। खासकर 1816 के बाद हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं उस समय के, जो बताते हैं कैसे संधियां हुईं, कैसे सत्ता बदली, और ये ब्रिटिश अधीक्षक जो आए उन्होंने क्या बदलाव किए। कोशिश यही रहेगी कि इसे समझें। जी बिल्कुल। 1816 का साल काफी निर्णायक था। नागपुर के शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई। इसके बाद का जो समय था वो मराठा शक्ति के लिए आप कह सकती हैं एक बड़ा चैलेंज था। परसूजी नाम के शासक थे, फिर अप्पा साहेब आए और यहीं से वो सहायक संधियों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, सहायक संधि। जी, सीताबर्दी जैसा युद्ध भी हुआ। फिर ब्रिटिश रेजिडेंट का प्रभाव बढ़ा। इन सब ने मिलकर नागपुर राज्य और उसके तहत छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों की पूरी प्रशासनिक दिशा ही बदल दी। ये समझना जरूरी है कि ये नियंत्रण कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में गया। शुरुआत में शायद उतना साफ न दिखे, पर गया। तो 1816 से ही शुरू करते हैं। रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई। परसोजी का शासन तो नाम मात्र का था, है ना। फिर अप्पा साहेब ने अंग्रेजों से संधि की अप्रैल और जून 1816 में। ये क्या थीं शर्तें? शर्तें काफी सख्त थीं। एक मुख्य शर्त थी भी अंग्रेजों की एक सहायक सेना नागपुर राज्य में रहेगी और उसके रखरखाव के लिए मतलब खर्चे के लिए मराठों को सालाना 75 लाख रुपए देने होंगे। 75 लाख उस जमाने में? ये तो बहुत बड़ी रकम हुई। बिल्कुल, ये एक भारी आर्थिक बोझ तो था ही, पर उससे भी बढ़कर ये अंग्रेजों के बढ़ते दखल का एक साफ संकेत था। इसने आगे जो टकराव होना था उसकी जमीन तैयार कर दी। और इसी बीच फरवरी 1817 में परसोजी की रहस्यमय मौत भी हो गई। और टकराव हुआ भी। सीताबर्दी का युद्ध दिसंबर 1817, इसमें तो मराठों की हार हुई थी। हाँ, हार हुई और उन्हें एक और सहायक संधि माननी पड़ी। अप्पा साहेब को फिर 1818 में कैद कर लिया गया। हालांकि वो बाद में भाग निकले थे। उनकी मृत्यु तो काफी बाद में 1840 में हुई। अच्छा, तो 1818 एक महत्वपूर्ण साल रहा। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी साल नागपुर के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जेनकिंस, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि रघुजी तृतीय, जो रघुजी द्वितीय के पोते थे और नाबालिग थे, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक मराठा राज्य का शासन ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। मतलब सीधा अंग्रेजी शासन। हाँ, यहीं से छत्तीसगढ़ पहली बार सीधा अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आया और ये चला 1818 से 1830 तक। इस दौरान ब्रिटिश अधीक्षकों सुपरिंटेंडेंट्स ने यहाँ का प्रशासन संभाला। एडमंड, एग्नू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। पहले अधीक्षक कैप्टन एडमंड का कार्यकाल तो छोटा ही था, 1818 में। सुना है डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था उनके समय। जी, हुआ था, जिसे उन्होंने दबा दिया। लेकिन जो असली और बड़े बदलाव लाए वो थे कैप्टन पी वेंस एग्नू। उनका कार्यकाल लंबा था, 1818 से 1825 तक, और उनके काम काफी अहम माने जाते हैं। हाँ, एग्न्यू के बारे में काफी कुछ है। क्या क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा और शायद सबसे पहला कदम था राजधानी को रतनपुर से रायपुर लाना। रतनपुर से रायपुर क्यों? देखिए, रायपुर उस समय ज्यादा केंद्रीय स्थान पर था। वहां से पूरे छत्तीसगढ़ पर नजर रखना, प्रशासन चलाना आसान था। और रतनपुर का जो पारंपरिक महत्व था वो भी शायद घट रहा था। ये एक तरह से सत्ता के केंद्र को बदलना भी था। और प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए, जैसे वो परगनों का पुनर्गठन। हाँ बिल्कुल। मराठा काल में जो 27 परगने थे उन्हें घटाकर पहले 8 किया, फिर बाद में जब बालोद परगना बना तो 9 हो गए। इससे प्रशासन ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हुआ, व्यवस्थित हुआ। और लगान व्यवस्था, उसमें भी कुछ बदला? जी, भू राजस्व व्यवस्था में भी अहम बदलाव थे। जमीन की उपज के आधार पर लगान तय करने की कोशिश की गई। और एक बड़ा बदलाव था कि पटेल का जो पारंपरिक पद था उसे खत्म कर दिया। पटेल का पद खत्म? तो लगान वसूली कौन करता था? गांव के स्तर पर लगान वसूली का जिम्मा सीधे गोटिया को दे दिया गया। और गोटिया पर नजर रखने के लिए अमीन नियुक्त किए गए। ये सिर्फ व्यवस्था सुधारना नहीं था, ये जमीनी स्तर पर सत्ता का जो पुराना ढांचा था उसे बदलने की कोशिश थी, ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने की। अच्छा, मतलब प्रशासनिक और राजस्व सुधार। अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ किया, मुद्रा वगैरह? हाँ, आर्थिक सुधार भी किए। उस समय मुद्रा विनिमय में कुछ गड़बड़ियां थीं, उन्हें ठीक किया गया। कई जो गैर जरूरी कर लगते थे उन्हें हटाया।
इससे जाहिर है व्यापार को कुछ बढ़ावा मिला होगा और सरकारी खजाना भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर एग्यूनो के सुधारों का लक्ष्य था प्रशासन को एफिशिएंट बनाना और ब्रिटिश पकड़ मजबूत करना। लेकिन इतने बड़े बदलाव हो रहे थे, राजधानी बदल रही थी, परगने बदल रहे थे, पटेल का पद खत्म हो रहा था, क्या स्थानीय स्तर पर कोई विरोध नहीं हुआ? सब ठीक था? नहीं, ऐसा नहीं था। जहां एक तरफ प्रशासन सुधरा, वहीं दूसरी तरफ कई स्थानीय अधिकार, पुरानी व्यवस्थाएं वो प्रभावित हुईं। शायद यही वजह है कि एग्न्यू के ही दौर में कई विद्रोह भी हमें देखने को मिलते हैं। विद्रोह? कौन कौन से? जैसे धमधा के गोंड राजा का विद्रोह था, सोना खान के जमींदार थे राम राय, उनका विद्रोह हुआ, और 1825 के आसपास परलकोट के गेंदा सिंह का विद्रोह। ये महज कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थे, ये बदलते शासन और बढ़ते ब्रिटिश दखल के खिलाफ आप कह सकती हैं स्थानीय शक्तियों का प्रतिरोध था। और इन विद्रोहों का क्या हुआ? ज्यादातर को तो दबा दिया गया, हालांकि सोना खान वाले मामले में शायद कुछ समझौता भी हुआ था। अच्छा, एग्न्यू के बाद भी तो अधीक्षक आए, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड, उनके समय कुछ खास? हाँ, एग्न्यू के बाद सैंडिस आए 1825-28। उन्होंने कुछ और नई चीजें शुरू की, जैसे डाक व्यवस्था शुरू की, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल शुरू किया, और एक ताउद्दारी व्यवस्था भी उन्होंने शुरू की। इसमें कुछ इलाकों में राजस्व वसूली का काम ठेके पर दिया जाने लगा। ताउद्दारी? ये एक नई चीज थी जी। विल्किंसन के समय कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। फिर अंत में कैप्टन क्रॉफर्ड आए 1828-30। उनके समय 1829 में एक नई संधि हुई भोंसलों के साथ, और उसी के तहत 1830 में छत्तीसगढ़ का शासन औपचारिक रूप से वापस रघुजी तृतीय को सौंप दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 12 साल 1818 से 1830 छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़े बदलाव का दौर रहे। संधियों और युद्ध से शुरुआत हुई, फिर सीधा ब्रिटिश नियंत्रण आया, और कैप्टन एग्न्यू जैसे अधिकारियों ने प्रशासन, राजस्व, यहां तक कि राजधानी, सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल सही कहा।